नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं बिहार की खबर से, जहां हाल ही में हमने देखा अररिया में बीते दिनों एक पत्रकार की हत्या कर दी गई थी, जो कि अपने भाई की हत्या का गवाह था। अब बिहार के ही बेगूसराय से खबर है, जहां एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई, जो कि अपने बेटे की हत्या का गवाह था। लगातार ऐसी घटनाएं, उसके बाद यहां पर जो घटनाएं हो रही है, उसके बाद विपक्ष ने नीतीश सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने सुबह टहल रहे एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के फतेहा गांव की है। बताया जा रहा है, आपसी रंजिश को लेकर अज्ञात अपराधियों ने 70 वर्षीय फतेहा गांव निवासी जवाहर चौधरी को मार दिया है। फरवरी 2021 में मृतक जवाहर राय के पुत्र की भी हत्या की गई थी, जिसमें मृतक चश्मदीद गवाह थे। जमीनी विवाद का पहले एक केस होता था, उसके बारे में बताया है। आगे जांच चल रही है। पुलिस का कहना है कि ये परिवार में ही जमीन के विवाद का मामला है। उनके अंदर फरवरी 2021 में मृतक जवाहर राय के पुत्र नीरज चौधरी की हत्या उसके भाई ने ही, यानी मृतक के दूसरे बेटे ने की थी, जो फिलहाल जेल में है। इस हत्या मामले में मृतक चश्मदीद गवाह थे। परिवार में बंटवारे का विवाद चल रहा था। अब हाल के 2-4 दिनों की जो घटनाएं हैं, उन सब घटनाओं में हम लोगों ने उद्भेदन किया है, अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि विपक्ष का कहना है कि हत्या पारिवारिक विवाद में हो या किसी अन्य कारणों से, ऐसी घटनाओं से साफ है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। बिहार की राजनीति में अब नीतीश कुमार जी का कोई शासन नहीं है। गुंडों का राज हो, अपराधियों का राज हो। कानून व्यवस्था तो बहुत अच्छा है मणिपुर में। आप भी उनके प्रशंसक हैं, तो इसलिए कानून व्यवस्था तो मणिपुर में बहुत अच्छा है। 72 दिन के बाद FIR हो रहा है। फिलहाल इन घटनाओं के बाद निश्चित रूप से नीतीश कुमार सरकार बैकफुट पर है। बेगूसराय से संतोष और पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, NDTV इंडिया के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पंजाब की। सीमा सुरक्षा बल और पंजाब पुलिस ने फिरोजपुर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 2 पाकिस्तानी तस्करों को पकड़ा और उनके पास से करीब 30 किलोग्राम हेरोइन बरामद की। इस जब्त की गई ड्रग्स की कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 75 करोड़ रुपए बताई जा रही है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये वो नशा है जो पाकिस्तान ने भारत भेजा, लेकिन अलर्ट सुरक्षा बलों ने इसे पकड़ लिया। साथ ही 2 तस्कर भी पकड़े गए हैं और 26 पैकेट, जिसमें करीब 30 किलो हेरोइन बरामद की गई है। ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 29.2 kg ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਟਰੂਪਸ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਗਲਰ ਇੰਜਰਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਟੋਟਲ ਸਿਨਰਜੀ ਨਾਲ BSF ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਫਾਰਵਰਡ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇजेस ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। FIR स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल फाजिलका दे विच दर्ज की गई है। सुरक्षा बलों का मानना है कि पाकिस्तान लगातार योजनाबद्ध ढंग से ड्रग्स भेज रहा है। यही नहीं, कई बार इन खेपों में हथियार भी भेजे जाते हैं। जानकारी के मुताबिक पैसे कमाने की होड़ में नौजवान इस धंधे से जुड़ जाते हैं। एक कोरियर को 1 किलो ड्रग्स सीमा पार करवाने के 3 से 4 लाख रुपए मिलते हैं। सोमवार को पकड़ी गई हेरोइन की कीमत लगभग 75 करोड़ है। ड्रग्स की समस्या पंजाब में फिलहाल सबसे बड़ी समस्या है। ये हर चुनाव में मुद्दा बन रहा है, लेकिन ज्यादा कुछ होता अक्सर दिखाई नहीं देता। कभी राजनीतिक दबाव, कभी सबूत के अभाव के कारण आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बच निकलते हैं। लेकिन अब सुरक्षा बलों का कहना है कि परिस्थिति बदल रही है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਆ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਸ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ NDPS ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫੋਰਫੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। वैसे इन दिनों सतलज नदी में आई हुई बाढ़ के चलते पंजाब की पाकिस्तान सरहद से लगी कई पुलिस चौकियां डूबी हुई हैं। लेकिन BSF लगातार इन इलाकों में पेट्रोलिंग कर रही है, ताकि पाकिस्तान अपने नापाक इरादों में कामयाब ना हो पाए। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।
और अब बात ऑर्गेनाइज क्राइम की। हम आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में, जहां संगठित अपराध सिंडिकेट पर काबू पाने के लिए पिंपरी चिंचवाड़ अब तक करीब 226 अपराधियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी कि मकोका के तहत कार्रवाई वहां पर की गई। और इसके साथ ही पुलिस प्रशासन अपने क्षेत्र में मौजूद 3 बड़े गिरोह पर काबू पाने में सफल रहा है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। इन तस्वीरों में पिंपरी चिंचवड़ की पुलिस कुख्यात आरोपियों पर कार्रवाई करती नजर आ रही है, जिन पर हत्या का प्रयास, गंभीर चोट पहुंचाना, चोरी, सबूत को नष्ट करना जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। संगठित अपराध सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई के लिए पिंपरी चिंचवड़ पुलिस ने 2023 में अब तक 226 कुख्यात अपराधियों पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी मकोका के तहत मामला दर्ज किया है, जो पूरे 2022 में दर्ज 129 मामलों से सबसे ज्यादा है। जितने भी यहाँ ऑर्गेनाइज्ड गैंग सिंडिकेट के लोग थे, उसमें से ज़्यादा संख्या में हम लोगों ने कार्रवाई करने का प्रयत्न किया है। और भी कोई गुनहगार ऐसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट में शामिल पाए जाएंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। और जो कार्रवाई की गई है उसका पॉजिटिव और अच्छा रिजल्ट अभी तक हमें देखने को आ रहा है, तब भी हम लोग सतर्क और सजग हैं। बढ़ रहे अपराधों को काबू करने के लिए प्रशासन की ओर से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। आंकड़ों के अनुसार 2018 में 7 में से केवल 1 मकोका प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। 2019 में 59 आरोपियों के खिलाफ 9 मकोका प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 2020 में 50 आरोपियों के खिलाफ 9 मकोका प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 2021 में यह बढ़कर 187 आरोपियों के खिलाफ 26 मकोका प्रस्ताव हो गए जिसे मंजूरी मिली। 2022 में 129 आरोपियों के खिलाफ 18 मकोका प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और 2023 में 31 जुलाई तक सबसे ज्यादा यानी 226 आरोपियों के खिलाफ 24 प्रस्ताव को मंजूर किया गया है। पिंपरी चिंचवड़ पुलिस आयुक्तालय में ऑटो हब बहुत बड़ा ऑटो हब है, उसके साथ साथ आईटी हब भी बहुत बड़ा हिंजेवाड़ी का आईटी हब भी है और डेवलपिंग एरिया है। तो ऐसे एरिया में स्ट्रिक्ट कार्रवाई करने के बाद जो इंडस्ट्री के लिए, चाहे आईटी इंडस्ट्री हो चाहे ऑटो इंडस्ट्री हो, उनके लिए एक पॉजिटिव और अच्छा इन्वायरमेंट तैयार होता है, जिसमें इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ने के लिए और बाकी नई इन्वेस्टमेंट आने की परिस्थिति तैयार होती है। अपराधों पर लगाम लगाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पिंपरी चिंचवड़ के आयुक्त विनोय कुमार चौबे महाराष्ट्र के उन 3 वरिष्ठ अधिकारियों में से हैं जिन्हें विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया है। पुणे से रुक्मांगद पोद्दार के साथ मुंबई ब्यूरो, एनडीटीवी इंडिया। बात करते हैं प्याज की। सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगाया है, एक्सपोर्ट पर लगाया है, जिस पर कि महाराष्ट्र के किसान नाराज हैं। वो इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। 3 जिलों में आंदोलन हो रहा है। थोक बाजार में बिक्री रुक गई है। प्याज व्यापारियों के इस बंद का असर देश की मंडियों में भी आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र में एक बार फिर प्याज की वजह से आंदोलन छिड़ गया है। किसान 40% निर्यात शुल्क के खिलाफ सड़कों पर हैं। दरअसल कीमतों पर लगाम के लिए सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगाने का फैसला किया है, यानी कि प्याज को विदेश भेजने पर विक्रेता को 40% शुल्क सरकार को देना होगा। हर व्यापारी के पास माल है और गवर्नमेंट ने 40% शुल्क लगाया है, इसके और तुरंत लगाया वो भी, और वो 40% शुल्क लगाने की वजह से आगे वो भाव में माल नहीं मिलेगा। व्यापारी का भी नुकसान होगा। व्यापारी का नुकसान होगा तो वो किसान का माल कम भाव में लेंगे, इसके वजह से किसान को भी नुकसान पहुंचेगा। ऐसी बात है। और किसान को भी अभी जो 2200-2500 ये भाव मिल रहा था, ये भी भाव कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि किसान का माल ये 4-4 महीना होगा स्टॉक करके। ये पूरे माल में 30% घट है किसान को, इसके वजह से किसान को और घाटा जाएगा और किसान और बर्बाद हो जाएगा। 40% जो टैक्स लगने वाला है उससे ऊपर भारी नुकसान होने वाला है और किसान लोग भी इसके लिए सहमत नहीं है। तो किसानों ने और व्यापारियों ने मिलकर ये बंद पुकार दिया है और इसका असर पूरा देश की मंडी पर तो होने वाला है।
केंद्र सरकार के फैसले को लेकर नासिक के सताना, मालेगांव और लासलगांव, पुणे के मंचर में थोक बाजारों में किसानों ने प्रदर्शन किया। अहमदनगर जिले की राहुरी तहसील में प्याज किसानों ने थोक बाजार में प्याज की चल रही नीलामी रोक दी। नासिक के दिंडोरी में भी किसानों ने रास्ता रोको आंदोलन किया। किसान सभा ने कहा कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए पूरे महाराष्ट्र के थोक बाजारों में विरोध प्रदर्शन होंगे। किसान सभा की ओर से किसानों की इस आंदोलन की हम सराहना करते हैं। केवल नासिक में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में किसान रस्तों पे आए, बाजार मंडियां बंद करें और केंद्र सरकार लगातार किसान विरोधी निर्णय लेती जा रही है, उसका विरोध करे। इस प्रकार का आह्वान किसान सभा की ओर से हम करते हैं। सरकार के इस फैसले को किसानों के प्रति अन्याय बताते हुए राज्य के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने कहा कि वो इस सिलसिले में मंगलवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से बात करेंगे। या राज्याचा कृषी मंत्री म्हणून एक गोष्टीचा विश्वास देऊ इच्छितो की जे एक्सपोर्ट ड्यूटी 40% केली गेलेली आहे ती स्वाभाविक आहे की शेतकऱ्यांसाठी, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक आहे। मैं राज्य का कृषि मंत्री होने के नाते मानता हूं कि प्याज पर 40% निर्यात शुल्क हमारे किसानों के साथ अन्याय है। मंगलवार को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से बात करेंगे और मुद्दे का कोई उचित समाधान खोजने का प्रयास करेंगे। किसानों की भावनाओं को केंद्रीय मंत्री तक पहुंचाया जाएगा। प्याज का मुद्दा सुलझाया जाएगा। मी त्यांना विनंती करणार आहे की या ठिकाणी एक्सपोर्टची जी ड्यूटी आहे ती आपण कमी केली पाहिजे आणि भाव जो आहे शेतकऱ्यांना मिळतोय तो खाली आला नाही पाहिजे। वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा शिवसेना सरकार उद्योगपतियों और व्यापारियों की समर्थक है। प्याज की कीमतों को काबू में रखने की सरकार की कोशिश के बीच किसानों के आंदोलन ने विपक्ष को मौका दे दिया है। महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक एसोसिएशन, सेना की जो एसोसिएशन है आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़ी उन महिलाओं को सम्मानित किया जिन्होंने मुसीबतों से हार नहीं मानी बल्कि उनका निडरता के साथ डटकर मुकाबला किया। देखते हैं इस रिपोर्ट में। सफेद के साथ मेरा लिबास केसरिया और हरा भी हो गया है। उन लोगों को जिन्होंने मेरी जिंदगी की लगाम काटी, उनको जी के दिखाऊंगी, जिंदगी अपने दम पे जीऊंगी। जया प्रभा महतो और डॉक्टर संजना नायर, दो चेहरे, दो कहानियां, दो तरह के संकट, लेकिन दोनों ने अपनी जिंदगी अपने ढंग से संवारी। जया जब 23 साल की थी तभी उनके पति देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। 5 साल और 2.5 साल के 2 बच्चों को पालते हुए वो शिक्षक बनी। अब वो JCRT में पढ़ा रही हैं। जबकि संजना नायर ने बचपन में ही भयावह क्रूरता झेली। एक बार खुदकुशी का भी ख्याल आया, लेकिन उन्होंने फिर से शुरू की जिंदगी। उनके पिता फौज में थे, अब पति भी हैं। जैसे हमारे नेशनल फ्लैग में 3 रंग होते हैं ना, तो लोगों तो ने मेरा सिर्फ सफ़ेद रंग देखा और मुझे बोला कि तू विधवा है, कमज़ोर है, असहाय है। लेकिन आवा ने मुझे बताया कि मैं सफ़ेद नहीं है, सफ़ेद के साथ केसरिया और हरा भी तो है। आप देखो तिरंगे को, वो तिरंगा हो गई मैं। अगर मैं शांत रह जाती तो शायद इतनी सारी जो लड़कियां हैं जो जिनको हिम्मत मिली नहीं कि वो अपनी आवाज़ सब तक पहुंचा सके, तो वो उनको अभी भी हिम्मत नहीं मिलती। मैं आगे बढ़ी हूँ उसी तरीके से मेरे साथ बहुत सारी लेडीज़ ने अपने ज़िंदगी में आगे वो बढ़े हैं। सो मुझे गर्व है दैट मैंने अपनी आवाज़ सबके सामने शेयर करी। जया प्रभा और संजना नायक के कंधे पर एक हाथ और था, आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन का। ये संगठन तमाम ऐसी महिलाओं को मदद करता है। लेफ्टिनेंट ज्योति के पति नायक दीपक कुमार आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए। 3 साल बाद ज्योति पति के सपने और 2 बच्चों के खातिर 2021 में सेना में भर्ती हुई। मेरी जर्नी जिसके कारण आज मैं यहाँ हूँ, वो मेरे हस्बैंड की शहादत के बाद शुरू हुई और जिसमें एक माँ ने अपने बच्चों को एक सम्मानजनक जीवन देने के लिए संघर्ष करके आज इस मुकाम तक पहुँची कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने हमें सम्मानित किया। ऐसे तमाम महिलाओं को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अस्मिता आइकन सम्मान से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि इन महिलाओं से सीखने को मिलता है कि नारी शक्ति चाह ले तो कुछ भी कर सकती है। यहाँ अधिकांश बहनें
किसी न किसी के धर्मपत्नी के रूप में उपस्थित है, ये अच्छी बात है। आवाज की स्थापना ही सैनिकों की धर्म पत्नियों की प्रतिभा के सकारात्मक उपयोग के उद्देश्य से ही बनाया गया है। लेकिन आप सब बहनों की अपनी अलग अस्मिता भी है। शिव और शक्ति का सृष्टि के निर्माण और विकास में समान और समग्र सहयोग है। नारी और पुरुष एक रक्त के दो पहिया है, लेकिन यहाँ मैं देखती हूँ बिना पुरुष के नारी एक पहिया में से भी और खड़े हो सकते हैं, दौड़ सकते हैं, उड़ सकते हैं। सेना से जुड़ी ये महिलाएं एक मिसाल है, जो हादसों में भी हौसला बनाए रखती हैं। मुश्किल हालात में भी टूटती नहीं, बल्कि मजबूती से निखर के सामने आती हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बनती है। नई दिल्ली में कैमरामैन कानन पात्रा के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।